ऐसा कहा जाता है कि पॉलिटिक्स में कोई परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होता, सिर्फ परमानेंट इंटरेस्ट्स होते हैं। और इसका जीता जागता एग्जाम्पल हमें देखने को मिल रहा है इंडिया और अमेरिका के रिश्तों में। क्योंकि अमेरिका एक तरफ दोस्ती की बात करता है और दूसरी तरफ एक ऐसा डबल गेम खेलता है जिसमें वो खुद ही एक्सपोज होता जा रहा है। और ये वीडियो अमेरिका की उसी हिपोक्रेसी और इंडिया के उस करारे जवाब के बारे में है, जिसमें एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक है जिसने पूरी दुनिया को ये दिखा दिया कि ये नया इंडिया अब किसी के प्रेशर में आकर काम नहीं कर। क्या सच में अमेरिका दुनिया का ठेकेदार है? और क्या इंडिया को हमेशा अपने नेशनल इंटरेस्ट्स यूएस के प्रेशर में आकर गवा देने चाहिए? ये सिर्फ सस्ते तेल की कहानी नहीं है, इसके पीछे है पावर पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक कंपल्शन और एक सेल्फ रेस्पेक्टिंग देश के रूप में इंडिया का राइज। तो आइए आज इस वीडियो में समझते हैं इस पूरे सिचुएशन को गहराई से। अमेरिका के इन डबल स्टैंडर्ड्स को समझने के लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे जाना हो, क्योंकि ये कोई नई बात नहीं है। दशकों से अमेरिका ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी की बात करता आया, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक उसके खुद के इंटरेस्ट पूरे हो रहे हो। याद कीजिए अमेरिका का इराक पर हमला एक झूठ को इतना बड़ा बनाया गया कि सद्दाम हुसैन के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है और इसी की आड़ में एक पूरे देश को बर्बाद कर दिया गया और लाखों लोग मारे गए। पर रियलिटी में इस पूरे वॉर का असली मकसद था इराक के ऑयल रिजर्व्स पर कंट्रोल पाना। अफगानिस्तान का एग्जाम्पल लीजिए। 1980s में सोवियत यूनियन को कमजोर करने के लिए अमेरिका ने मुजाहिदीनों को पैसा, हथियार सब कुछ दिया और यही मुजाहिदीन आगे चलकर तालिबान बने। और फिर उसी तालिबान से लड़ने के लिए अगले 20 सालों तक अमेरिका को एक ऐसी जंग लड़नी पड़ी जिसका अंजाम हम सबने देखा। और वहीं साउथ अमेरिका में दर्जनों चुनी हुई सरकारों को सिर्फ इसलिए गिरा दिया गया क्योंकि वो अमेरिकन कंपनीज के बिजनेस इंटरेस्ट के खिलाफ जा रही थी। और ये अमेरिका की बहुत ही पुरानी आदत है, पहले खुद ही नियम बनाना और फिर अपने फायदे के लिए उन रूल्स को तोड़ देना। और ये सिलसिला ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में भी खुलकर सामने आया है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने टिपिकल अंदाज में भारत को टैरिफ किंग का टैग दे दिया और अमेरिकन प्रोडक्ट्स पर इंपोर्ट ड्यूटीज के लिए इंडिया को टारगेट किया। और जब इंडिया ने अपनी सिक्योरिटी के लिए रशिया से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने का फैसला किया तो अमेरिका ने काटसा सैंक्शंस की धमकी दी। लेकिन अमेरिका की हिपोक्रेसी की हद तब हुई जब यूक्रेन वॉर के बाद अमेरिका ने इंडिया पर प्रेशर बनाया कि वो रशिया से सस्ता तेल ना खरीदे। व्हाइट हाउस ने साफ कहा कि इंडिया के ऊपर लगाए गए 50% तक के टैरिफ्स, जिसमें 25% का पुराना टैरिफ और 25% का नया पेनल्टी शामिल है, वो इसीलिए है ताकि अमेरिका रशिया पर सेकेंडरी प्रेशर बना सके। सोचिए, एक तरफ अमेरिका हमें ज्ञान दे रहा है और दूसरी तरफ अमेरिका और यूरोप खुद ही अलग अलग तरीकों से रशियन एनर्जी खरीद रहे हैं। और ये साफ तौर पर एक डबल स्टैंडर्ड्स का गेम है, जिसमें अमेरिका इंडिया के इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को कंट्रोल करना चाहता है। अब अपने टॉपिक पर आते हैं, बात करते हैं उस वॉर की जिसने पूरे जियोपॉलिटिकल ड्रामा को ट्रिगर कर दी, रशिया यूक्रेन वॉर। वेस्टर्न मीडिया, खासकर अमेरिकन मीडिया ने इस कहानी को बहुत ही सिंपल तरीके से प्रेजेंट किया कि एक दिन अचानक से एक डिक्टेटर ने एक मासूम कंट्री पर हमला कर दिया। लेकिन असलियत, जैसा कि अक्सर होता है, इतनी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं कि इस वॉर की जड़ें कहीं ज्यादा गहरी है। इसका एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है नेटो का एक्सपेंशन। 1991 में जब सोवियत यूनियन टूटा तो अमेरिका ने रशिया को एक तरीके से रीअश्योरेंस दिया, नेटो जो कि एक मिलिट्री अलायंस है 1 इंच भी ईस्ट की तरफ नहीं बढ़ेगा। लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा, एक के बाद एक ईस्टर्न यूरोप के देश नेटो में शामिल होते गए और नेटो आखिरकार रशिया के दरवाजे तक पहुंच गया। और इसीलिए रशिया इसे अपनी एग्जिस्टेंस पर एक खतरे के रूप में देखता है और यूक्रेन का नेटो में शामिल होना उसके लिए एक रेड लाइन था। हम यहाँ वॉर को जस्टिफाई नहीं कर रहे, लेकिन हमारा इसके पीछे के कॉज एंड इफेक्ट को समझना बहुत ही जरूरी, क्योंकि अमेरिका ने इस आग को भड़काने में एक अहम रोल प्ले किया। उसने यूक्रेन को नेटो में शामिल होने के लिए इनकरेज किया, उसे हथियार दिए, जिसकी वजह से उस पूरे रीजन में टेंशन्स बढ़ गई। और जब रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर शुरू हो गया तो अमेरिका ने खुद को दुनिया का सबसे बड़ा सेवियर के रूप में पेश किया। ये अमेरिका का एक जाना माना पैटर्न, पहले प्रॉब्लम क्रिएट करो और फिर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बेचने के लिए खुद को हीरो बना दो। और अमेरिका यही नहीं रुका, उसने वॉर के नाम पर सैंक्शंस लगाए और इन सैंक्शंस की सबसे बड़ी मार उन देशों पर पड़ी जो एनर्जी के लिए इंपोर्ट पर डिपेंड करते हैं, जिसमें इंडिया सबसे आगे है। क्योंकि अमेरिका के लिए इस पूरे खेल का मकसद यूक्रेन को बचाना नहीं था, बल्कि ग्लोबल एनर्जी मार्केट को कंट्रोल करना था और साथ ही साथ अपने हथियार बेचकर और रशिया को फाइनेंशियली तोड़कर यूरोप पर अपनी पकड़ और मजबूत करना था। इस पूरी कहानी के सेंटर में है क्रूड ऑयल और इंडिया जैसे डेवलपिंग देश के लिए ऑयल सिर्फ गाड़ियों का फ्यूल नहीं है, ये हमारी इकोनॉमी की लाइफ पोर्ट है। हमारी इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये सब कुछ इसी पर चलता है। और सच्चाई ये है कि इंडिया अपनी जरूरत का लगभग 88% क्रूड ऑयल
इंपोर्ट करता है। इसका मतलब है कि अगर इंटरनेशनल मार्केट में तेल के भाव में थोड़ा सा भी बदलाव होता है तो वो इंडिया में महंगाई का तूफान ला सकता है। यूक्रेन वॉर के पहले इंडिया सस्ता तेल ईरान और वेनेजुएला जैसे मार्केट से भी खरीदता था, लेकिन अमेरिका ने इन दोनों देशों पर स्ट्रिक्ट सैंक्शंस लगा रखे हैं, जिसकी वजह से वहां से तेल खरीदना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया था। और अब अचानक रशिया यूक्रेन वॉर के बाद रशिया ने वेस्टर्न सैंक्शंस के चलते अपने ऑयल पर भारी डिस्काउंट देना शुरू कर दिया, और ये डिस्काउंट $15 से $20 पर बैरल तक का था, जो इंडिया जैसे डेवलपिंग देश के लिए एक लाइफलाइन जैसा है। अब यहाँ इंडिया के सामने एक डायलेमा था। एक तरफ अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज का प्रेशर जो ये कह रहे थे कि रशिया से तेल खरीदना इमोरल है, और दूसरी तरफ 140 करोड़ लोगों की इकोनॉमिक सिचुएशन की जिम्मेदारी। अमेरिका की पर कैपिटा इनकम $60,000 है, जबकि इंडिया की सिर्फ $2,000, और इसी वजह से हमारे लिए सस्ती एनर्जी कोई लग्जरी नहीं बल्कि सर्वाइवल का सवाल है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अमेरिकन गवर्नमेंट ने इंडिया पर आरोप लगाया कि इंडिया रशिया से मिल रहे सस्ते तेल को रिफाइन करके उसे यूरोप को बेचकर प्रॉफिटियरिंग कर रहा है, लेकिन ये कहते हुए वो भूल गया कि यही सस्ता तेल था जिसने इंडियन सरकार को इन्फ्लेशन कंट्रोल करने में मदद की। ICRA के एक रिपोर्ट के अनुसार डिस्काउंटेड रशियन क्रूड ऑयल से इंडिया ने फाइनेंशियल ईयर 2023 में $5.1 बिलियन और 2024 के पहले 11 महीनों में $7.9 बिलियन तक बचाए। और यहीं पर इंडिया ने अपना मास्टर स्ट्रोक चला। प्रेशर के आगे झुकने के बजाय इंडिया ने अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को बहुत ही अच्छे से पूरी दुनिया के सामने रखा। ये इंडिया फर्स्ट की पॉलिसी है, और इसका सीधा मतलब है हर फैसला इस बेसिस पर लिया जाएगा कि उसमें इंडिया का फायदा है या नहीं। और इसीलिए जब रशियन तेल का मामला आया तो इंडिया ने अमेरिका और यूरोप को क्लियर शब्दों में समझा दिया, और इस आवाज को सबसे इफेक्टिवली प्रेजेंट किया हमारे फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने। एक इंटरव्यू में उन्होंने यूरोप को आईना दिखाते हुए कहा कि अगर आप रशिया से एनर्जी खरीदने की बात कर रहे हैं तो आपका ध्यान इंडिया पर नहीं बल्कि यूरोप पर होना चाहिए, क्योंकि हम अपनी एनर्जी प्रोटेक्शन के लिए ऑयल खरीदते हैं, लेकिन इंडिया रशिया से एक महीने में जितना ऑयल खरीदता है यूरोप शायद एक दिन में उतना खरीद लेता है। और ये सिर्फ स्टेटमेंट्स नहीं थे, ये एक बदलते हुए इंडिया का कॉन्फिडेंस था, क्योंकि इंडिया ने पूरी दुनिया के सामने ये बात साफ कर दी कि वो तेल वहां से खरीदेगा जहां से उसे फायदा होगा, और इसका असर नंबर्स में साफ दिखता है। 2022 से पहले इंडिया के ऑयल इंपोर्ट्स में रशिया का हिस्सा 0.2% से भी कम था, लेकिन आज यह हिस्सा बढ़कर 36 से 38% तक चला गया। और जब इंडिया ने अपने नेशनल इंटरेस्ट में फैसला लिया तो वेस्टर्न मीडिया में एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई। बड़ी बड़ी हेडलाइंस आई कि इंडिया इज फंडिंग रशियाज वॉर, लेकिन इस प्रोपेगेंडा के पीछे की हिपोक्रेसी देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सबसे बड़ा डबल स्टैंडर्ड तो यूरोप का था। एक तरफ यूरोपियन यूनियन रशिया पर सैंक्शंस लगा रहा था, और दूसरी तरफ उनके देश पर्दे के पीछे रशिया से एनर्जी खरीद रहे थे। उन्होंने रशियन क्रूड ऑयल के सीबॉर्न इंपोर्ट पर बैन लगाया था, लेकिन पाइपलाइन के जरिए रशिया से गैस आती रही, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, उन्होंने रशियन LNG का इंपोर्ट और भी ज्यादा बढ़ा दिया रशिया यूक्रेन वॉर के बाद। CREA के एक रिपोर्ट ने इस हिपोक्रेसी को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया, और उसकी रिपोर्ट के मुताबिक रशिया यूक्रेन वॉर के तीसरे साल में यूरोपियन यूनियन के देशों ने रशिया से 21.9 बिलियन यूरोस के एनर्जी इंपोर्ट की, जो कि उनके द्वारा दी गई यूक्रेन को 18.7 बिलियन यूरोस के फाइनेंशियल एड से कहीं ज्यादा है। और अमेरिका का डबल स्टैंडर्ड वो तो और भी ज्यादा अजीब था। उन्होंने इंडिया पर रशिया से क्रूड ऑयल इंपोर्ट करने के लिए 50% का टैरिफ लगा दिया, लेकिन वही अमेरिका चाइना पर ऐसा कदम उठाने से बचा, जबकि चाइना भी रशिया से बहुत ज्यादा मात्रा में तेल इंपोर्ट करता है। और इस पर दलील देते हुए यूएस गवर्नमेंट ने कहा कि चाइना रशिया यूक्रेन वॉर के बहुत पहले से ही रशिया से क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता था। इस पूरे नैरेटिव वॉर का मकसद इंडिया पर साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाना था। तो इन सभी चीजों का मतलब क्या है? इसका सबसे बड़ा मैसेज ये है कि दुनिया अब यूनिपोलर नहीं है, जहाँ सिर्फ अमेरिका अपना ऑर्डर चलाता था। अब हम एक मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ अपने कदम बढ़ा रहे हैं, जहां इंडिया जैसे इमर्जिंग पावर्स को इग्नोर करना अब पॉसिबल नहीं। और इस पूरे एपिसोड में इंडिया को ग्लोबल साउथ यानी डेवलपिंग कंट्रीज के एक स्ट्रॉन्ग लीडर के रूप में एस्टैब्लिश किया है, क्योंकि इंडिया ने पूरी दुनिया को दिखाया है कि कैसे एक डेवलपिंग देश बड़े से बड़े प्रेशर के आगे झुके बिना अपना नेशनल इंटरेस्ट सामने रख सकता है। लेकिन इससे हमें सेल्फ कंटेंट नहीं होना, क्योंकि इस इंसिडेंट ने हमारी एक बड़ी कमजोरी को भी हाईलाइट किया है, और वो है हमारी एनर्जी डिपेंडेंसी। जब तक हम अपनी जरूरत के 88% तेल को इंपोर्ट करते रहेंगे, हम ग्लोबल पॉलिटिक्स के झटकों से वल्नरेबल रहेंगे। इसीलिए आगे का रास्ता एनर्जी इंडिपेंडेंस है, और इसके लिए हमें कई फ्रंट्स पर काम करना होगा। सोलर और विंड एनर्जी में तेजी लानी होगी, क्लीन और स्टेबल एनर्जी के लिए इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाने होंगे, किसी एक रीजन पर अपनी डिपेंडेंसी कम करनी होगी, और अपने देश के अंदर ऑयल और गैस प्रोडक्शन बढ़ाना होगा। और डिप्लोमेसी के फ्रंट पर इंडिया को अपनी बैलेंस डिप्लोमेसी जारी रखनी होगी, क्योंकि ये कहानी सस्ते तेल से कहीं ज्यादा बढ़कर है। ये कहानी है एक नए कॉन्फिडेंट इंडिया की, एक ऐसे इंडिया की जो अपने 140 करोड़ लोगों के हितों को किसी भी इंटरनेशनल प्रेशर से ऊपर रखता है।
अमेरिका ने सोचा था कि वो इंडिया को एक डबल गेम में फंसा लेगा, लेकिन इंडिया के मास्टर स्ट्रोक ने इस बाजी को पलट दिया, क्योंकि इंडिया का मैसेज बिल्कुल साफ था कि हम अपने फैसले अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से लेंगे, ना कि किसी प्रेशर में आकर। और ये सिर्फ एक शुरुआत है। जैसे जैसे इंडिया इकोनॉमिकली स्ट्रांग होगा, ऐसी डिफिकल्टीज और भी आएंगी, लेकिन इस इंसिडेंट ने ये बात साबित कर दी कि इंडिया इन डिफिकल्ट सिचुएशंस का सामना बहुत ही अच्छे से कर सकता है। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया का रशिया से तेल खरीदने का फैसला एक सही कदम था? क्या ये एक असली मास्टर स्ट्रोक था जिसने इंडिया की स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को दुनिया के सामने साबित किया?